तो सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन, फंक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। और फिर इनमें डिफरेंसेस भी लिख लेंगे कि क्या डिफरेंसेस है। वैसे हमने 11th क्लास में ये सारी चीज़ें की हुई है, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्या होता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई एक एलिमेंट सेट ए है और दूसरा एलिमेंट सेट बी है, तो सेट ए का जो है वो यूनिक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। ठीक है, मतलब सेट ए का जो कनेक्शन है बी के साथ वो एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू का ही होना चाहिए। लिख लेते हैं इसको डेफिनेशन के टर्म में। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, if each element of set A there is assigned a unique element of set B, then this assignment is known as function। x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है कि y के लिए भी ऐसा कुछ होना चाहिए। जो कहा जा रहा है उसी पे हमको ध्यान देना है कि x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। इसको फंक्शन भी बोलते हैं, इसको हम मैप भी बोलते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना। और इसको मैपिंग भी बोलते हैं ना, तो इसको मैप बोल दें या मैपिंग बोल दें। फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग भी होता है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, लिख लेते हैं डिनोटेड बाई एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी। या तो ऐसे डिनोट करते हैं, और कई बार कई सारी बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है ए, फिर एरो के ऊपर एफ लिखा होता है और फिर बी। इन दोनों का मतलब है एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी। इसको कैसे रीड करते हैं, तो रीड एज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और इसको दूसरे तरीके से एफ मैप्स ए टू बी भी बोलते हैं। क्लियर हो रही बात। तो फंक्शन का मतलब यही है, एक इसमें एलिमेंट होगा, एक सेट का होगा, सेट ए बोलोगे, दूसरे को बोलोगे सेट बी। और x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो इस असाइनमेंट को हम क्या बोल देते हैं, फंक्शन बोल देते हैं। सपोज करिए ये यहाँ पर सेट ए मैंने बना दिया और ये हमने बना दिया है सेट बी। ए की वैल्यू हमको गिवन है 1 2 3 4 और बी की वैल्यू गिवन है ए बी सी डी और ई। तो हर एक एलिमेंट के लिए पहली बात तो एक इसकी इमेज होनी चाहिए। ये ए हो गया, 1 के लिए सी दे रहा है, 2 के लिए ए दे रहा है, 3 के लिए बी दे रहा है और 4 के लिए ई दे रहा है। तो आप देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं। पहली बात कि फंक्शन में जो ए वाला है उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, दो इमेज नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मैं कह दूं कि भाई अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो क्या ये फंक्शन है क्या। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 1 2 3 4 और यहाँ पर ए बी सी डी और ई लिखा हुआ था। x की वैल्यू 1 पे a भी मिला और 1 पे b भी मिल गया, तो क्या ये फंक्शन है, तो नॉट अ फंक्शन। लिख देंगे सीधे सीधे कि x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर सब में मिल रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो सेट a वाला जो है वो उसका कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, किसी न किसी के साथ उसकी इमेज जरूर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ई जो है, यहाँ पर जो डी है वो फ्री है, इसकी कोई, ये किसी के साथ नहीं अपनी इमेज बना रहा है ना, तो ये ए के साथ लागू नहीं होना चाहिए। ए में कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी कोई इमेज ना बन रही हो।
तो वो भी सेट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बना के आपको दिखा दूँ कि जैसे ये ए है और ये बी है, क्या ये फंक्शन है 1 2 3 4, और यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी, ये ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया, ये सी के लिए हो गया, यहाँ पर 4 फ्री रह गया, 4 की कोई इमेज ही नहीं बनी, तो हम लिखेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है, इज अ फंक्शन। बात समझ में आ रही है? 1 2 3 4 एग्जाम्पल से कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को? जी हाँ, बिल्कुल। इस जी हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डोमेन। ए वाले का नाम क्या होता है? ए को बोलते हैं डोमेन। बी को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। बी को क्या बोलते हैं अपन? कोडोमेन। और जो एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो वाई की वैल्यूज मिल रही हैं, जैसे 1 पे ए मिल गया, 2 पे क्या मिल गया? बी। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि क्या क्या मिला है, तो 1 पे ए मिला है, 2 पे बी मिला है, और 3 पे हमको नहीं, 2 पे क्या मिला है? ए मिला है। 1 पे क्या मिला है? सी मिला है। सॉरी, 1 पे सी मिला है। और इसको फिर से करेक्ट कर देते हैं। 1 पे हमको क्या मिला है? सी। 2 पे क्या मिला है? ए। 3 पे क्या मिला है? बी। और 4 पे क्या मिला है? ई। तो अब अगर हमसे कहा जाए कि भाई इसका डोमेन क्या होगा, इसी क्वेश्चन का अगर हम कहते हैं कि भाई डोमेन, को डोमेन और रेंज बताइए आप, तो आप इसका डोमेन क्या लिखोगे? डोमेन का मतलब हो गया सेट ए। तो ये ए हो जाएगा, और ए के जो एलिमेंट है वो हो जाएंगे 1 2 3 4, ये हो गया। ये हो गया डोमेन। को डोमेन क्या हो जाएगा इसका? को डोमेन जो बी है वो हो जाएगा। यानी कि क्या बन जाएंगे इसके? ए बी सी डी ई। और अगर पूछा जाए कि इसकी रेंज क्या होगी, रेंज क्या हो जाएगी इसकी? तो रेंज जो x की वैल्यू रखने के बाद जो y की वैल्यूज मिली हैं वो है रेंज। ये है रेंज। तो क्या बन जाएंगी? सी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा ई। ये डोमेन, को डोमेन और रेंज, ये हमने पिछली क्लास में सीखा हुआ था। अब बात क्लियर हो गई कि डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। कई बार डोमेन कई बार डोमेन तो अलग होगा, लेकिन को डोमेन और रेंज कई बार सेम हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं इस वाले से अगर डी को ही हटा दूं, तो को डोमेन और रेंज दोनों सेम हो जाएंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये दोनों अलग अलग ही होने चाहिए। लेकिन अब बात क्लियर हो गई कि डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है और रेंज क्या है। और फंक्शन कैसे चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? कैसे हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है? या हमने एक्स की एक वैल्यू पे वाई की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि एक्स की एक वैल्यू पे वाई की दो वैल्यू मिलने लगी, तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें बताइए क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? लिखते जाएंगे सारे एग्जांपल्स। ये एक ए गिवन है और एक ये बी गिवन है। ए के एलिमेंट है यहाँ पर ए बी सी डी, और बी के हैं पी क्यू आर एस। और यहाँ पर ए का कनेक्शन पी के साथ हो गया, बी जो है वो क्यू के साथ हो गया, सी जो है वो आर के साथ हो गया, और डी भी आर के साथ हो गया। अब हमको बताना है क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। तो ये जो है वो फंक्शन है। ये फंक्शन बिल्कुल है, क्योंकि हमारा कहना क्या था कि x की एक वैल्यू पे y की एक वैल्यू होनी चाहिए। हमने ये बिल्कुल भी नहीं कहा हुआ है कि यहाँ y की एक वैल्यू पे x की दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो है वो फंक्शन होगा। इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं a का और कोई इमेज s के साथ बना दूँ तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें? ओके, तो अब फंक्शन की बात समझ में आ गई। ये हमने डोमेन, रेंज और को डोमेन, ये सारा हमने 11th क्लास में सीखा हुआ था। अब देखो इनके नाम भी है कुछ अलग अलग से, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर। इफ ऐसे करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लेते हैं कि कभी ऐसी बातें आ जाए तो हम कंफ्यूज ना हो इसमें।
क्लियर? तो ये लाइन और इसमें ऐड कर लेंगे। इफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, इफ एन एलिमेंट A belongs to capital A, small a belongs to capital A, is associated with an element B belongs to capital B, B belongs to capital B, then B is called, B को हम क्या बोलेंगे, B का एक नाम हो जाएगा, इसको बोलेंगे the F image of A। ठीक है, तो B क्या होगा, इमेज ऑफ A हो जाएगा, और F जो है वो फंक्शन है, और करके लिख सकते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ ए अंडर एफ, इमेज ऑफ ए अंडर एफ, ऐसे भी बोल सकते हैं, और करके, और इनके नाम क्या क्या हो जाएंगे, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट ए, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट ए। अरे भाई, ए पे ही तो वैल्यू बी मिल रही है ना, तो उसको वही बोल रहे हैं, बार बार वही चीजें बोल रहे हैं, बस थोड़ा सा घुमा घुमा के ये दे रहा है। और फिर यहाँ लिख लेते हैं ऑल्सो ए इज कॉल्ड, ए को क्या बोलते हैं, अगर ये इमेज है तो ए क्या है, बी को तो बोल दिया इमेज ऑफ ए, तो जो ए है उसको क्या बोलते हैं, ए इज कॉल्ड द प्री इमेज, इसको क्या बोलते हैं, प्री इमेज ऑफ बी, प्री इमेज ऑफ बी। और इसका दूसरा नाम भी लिख लेते हैं, कई बार ऐसे भी मिलेगा, आर्गुमेंट ऑफ बी अंडर द फंक्शन एफ, आर्गुमेंट ऑफ बी अंडर द फंक्शन एफ। मतलब अगर हमने इसको एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी ऐसे लिखा है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ सच दैट ए कॉमा बी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी एक्स की वैल्यू ए रखने के बाद जो एफ ऑफ ए की वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, बी। तो वही है, घूम घूम के वही है, बस नाम इनके थोड़ा सा आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। एफ इमेजेस ऑफ ए, इसको ये बोल सकते हैं, इमेजेस ऑफ ए अंडर एफ ये बोल सकते हैं। उसके बाद तीसरा नाम क्या है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं, ए जो है उसको क्या बोलते हैं, ए इज कॉल्ड प्री इमेज, बी को जैसे इमेजेस बोलते हैं तो ए को बोलेंगे प्री इमेज, और दूसरे बी को क्या बोल रहे हैं, और बी प्री इमेजेस और बी, और या फिर आर्गुमेंट ऑफ बी अंडर द फंक्शन एफ। तो इस तरीके के नाम से अगर ये मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इनका सबका मीनिंग वही है कि ए और बी है तो ए का नाम क्या है और बी का नाम क्या है। एक्स की वैल्यू ए रखने के बाद जो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ना, उसकी वैल्यू हमको बी मिली है, बस इतना हमको ध्यान रखना है, सीधी बात। कोई प्रॉब्लम इसमें यहाँ पर? ओके, चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और ऐड कर लेते हैं। वो हमको ध्यान रखना है कि जो भी फंक्शन है वो ज़रूरी नहीं कि वो फंक्शन, जो भी रिलेशन है वो ज़रूरी नहीं कि फंक्शन हो, लेकिन जो फंक्शन है वो पक्की बात क्या होगा, रिलेशन। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो लिख लेंगे एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन every relation is not necessarily a function।
मतलब हर एक फंक्शन जो है वो तो रिलेशन होगा, ये पक्की बात है कि जो फंक्शन है वो पक्की बात है कि रिलेशन होगा, लेकिन रिलेशन भी फंक्शन हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मे और मे नॉट भी होने वाला है। क्लियर? तो फंक्शन जो है वो रिलेशन होगा, लेकिन रिलेशन ये ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट भी लग जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा, वो बात क्लियर हो रही है? रिलेशन और फंक्शन में यही तो डिफरेंस है। वहाँ पर क्या होता था, जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे अगर मैं बात करूँ ऊपर जो हमने बनाए थे, यहाँ पर जैसे एक इम्पॉर्टेंट केस इसका यही है कि जो डोमेन ए है, देखो इसकी डेफिनेशन में भी यही बोला गया है चिल्ला चिल्ला के कि ईच एलिमेंट ऑफ ए असाइंड अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए की कोई ना कोई इमेज जो है वो बी में होनी चाहिए, ए खाली नहीं रहना चाहिए, ए खाली नहीं रहना चाहिए। इमेज उसमें जो रिलेशन में है, फंक्शन में ये कंडीशन बन गई, तो रिलेशन में अगर ये खाली भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिलेशन तो जरूर होगा लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा। और फंक्शन जो है वो हमेशा रिलेशन होगा, जो फंक्शन है वो हमेशा रिलेशन होगा। ठीक है, तो अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। डोमेन, को डोमेन और रेंज के बारे में जो मैंने बात की वो क्लियर हो गई। डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या है? एक्स की वैल्यू रखने के बाद, मतलब अगर हमसे कहा जाए, ये तो चलो ठीक है, हमने ये लिख लिया कि ये डोमेन है, ये को डोमेन है और रेंज है। इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखवाई गई थी पिछली क्लास में कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड। एक्स की वो सारी रियल वैल्यूज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियल, एक्स की सारी रियल वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। ठीक है। दूसरा, रेंज क्या होता है? एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो कलेक्शन ऑफ वाई आया है, मतलब एक्स की वैल्यू ए रखा तो वाई की वैल्यू कुछ और मिली, बी रखा फिर और कुछ मिली, जितनी भी डिफाइंड वैल्यू ऑफ एक्स है, जितनी भी एक्स की वैल्यू कोई ऐसी ना रखे जिससे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, क्योंकि वो तो डोमेन ही नहीं रहा। तो फिर वो रेंज कैसे देगा? क्योंकि रेंज का मतलब क्या है, एक्स की जितनी वैल्यूज मिली है उन सारी वैल्यूज को उठाया हमने और वाई जो फंक्शन था उसमें रखा, और उसके बाद जो कलेक्शन ऑफ वाई आया वो रेंज है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन खूब सारे डोमेन रेंज के करने वाले हैं, तो डोमेन और रेंज का हमको आइडिया होना जरूरी है। तो अब बात याद आ रही है कि मैं लिख के बताऊं इसको? क्लियर हो रही है बात? ये एक्स की वैल्यूज जितने भी होंगी वो डोमेन, एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो वाई का कलेक्शन मिलेगा वो रेंज, और जो सेट ए है वो डोमेन है, सेट बी जो है वो को डोमेन है, और जो इमेजेस बन रही हैं वो रेंज है। सीधी बात। अब देखिए फंक्शन को थोड़ा सा और इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये फंक्शन के क्या क्या पार्ट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं डोमेन, को डोमेन और रेंज में। तो फंक्शन को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ लिख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो देखो पहली बात तो फंक्शन को जो है वो दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। फंक्शन दो पार्ट में ब्रेक होता है। फर्स्ट वाले पार्ट को बोलते हैं एल्जेब्रिक और सेकेंड वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। पहला हो जाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन, हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक का नाम हो जाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन। फंक्शन को एफ एन एस से हम पूरे हर जगह लिखेंगे। एफ एन एस का मतलब फंक्शन से ही है, फंक्शन को शॉर्टकट में हमने एफ एन एस लिखा हुआ है। तो पहला होता है एल्जेब्रिक फंक्शन और दूसरे का नाम होता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांस, सी ई एन डी ई एन और टी ए एल, तो डेंटल है और ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ठीक है।
तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन हो गया, ये दो फंक्शन में ब्रेक हो गया। उसके बाद जो एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन है इसको फिर हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। जो एल्जेब्रिक फंक्शन है उसको हमने फिर 5 पार्ट में डिवाइड किया है, और ये 5 पार्ट कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं। ये डिवाइड हुआ है पहला पार्ट जिसको बोलते हैं मोनोमियल फंक्शन, मोनोमियल फंक्शन। दूसरे को बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, जो आप पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं वही है ये, पॉलिनोमियल फंक्शंस। उसके बाद तीसरे का नाम है रैशनल फंक्शन, ये भी आपने खूब सुना है 9th-10th में, रैशनल फंक्शंस। और दूसरा है इरैशनल फंक्शन। और फिफ्थ एक और इसमें आ जाता है, उसको एक नया नाम दे देते हैं, ये आपने शायद नहीं सुना होगा कई लोगों ने, पीस वाइज फंक्शन। लेकिन इनके बारे में भी हम जानते हैं, इसके नाम से तो नहीं जानते, लेकिन अभी हम इसके बारे में बात करेंगे तो पता चल जाएगा कि पीस वाइज फंक्शन क्या होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन को दो और पार्ट में डिवाइड किया गया है, और ये भी हमें आइडिया है। पॉलिनोमियल को बोलते हैं, एक पार्ट होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू कोई कांस्टेंट, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू c, y इक्वल टू 3, 1, 2, यानी f(x) की कोई एक कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा फंक्शन का नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू x, ये आप जरूर याद रखें, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब हो गया y इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 1 रखो। आपको याद होगा आइडेंटिटी रिलेशन मैंने बताया था, वहाँ पर यहाँ वो बात हुई थी हमारी y इक्वल टू एक्स की, कि x की वैल्यू a रखें तो y की वैल्यू भी a मिले, x की वैल्यू b रखें तो y की वैल्यू भी b मिले। वहाँ पर हमारी आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में थोड़ी सी बात हुई थी कि इस इक्वेशन को हम y इक्वल टू एक्स को या f(x) इक्वल टू एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। क्लियर? तो ये हो गया। उसके बाद अब आगे बात करें अगर इसमें, तो ये जो ट्रांसीडेंटल फंक्शन है इसके भी कई सारे पार्ट हैं जो हमें पढ़ने होंगे, और वो पार्ट कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ। पहले को नाम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आप 9-10 से सुनते आ रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, टेक सेक थीटा, कॉसेक थीटा। फिर उसके बाद ये अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दूसरा हो गया। तीसरा जो है ट्रांसीडेंटल फंक्शन में, ये हम पहले से सुनते आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पता है, e की पावर x, a की पावर x। और ये हमेशा ऐसे फंक्शन होते हैं दुनिया में जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ये ज़ीरो भी नहीं होते। इनके बारे में भी हम कई बार बातें कर चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा कौन सा फंक्शन होता है, पॉजिटिव फंक्शन होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन चाहे e की पावर x हो, e की पावर -x हो, ये सारे पॉजिटिव फंक्शन होते हैं। उसके बाद जो और है लास्ट है उसको हम बोलते हैं लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, log x, log y, log a, log b, log c। तो ये जो है वो दो पार्ट, ये जो है वो चार पार्ट में बट गया, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन 5 पार्ट में ब्रेक हुआ, मोनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के 2 पार्ट हुए, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी बहुत इजी है, y इक्वल टू एक्स, और कांस्टेंट भी बहुत इजी है, जब x की वैल्यू कुछ भी रखो y की एक फिक्स वैल्यू मिले, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, एक ऐसी लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, x की वैल्यू बढ़ाने या कम करने से उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, y की वैल्यू सेम रहेगी, तो उसको कांस्टेंट फंक्शन बोल देंगे। रैशनल फंक्शन, इरैशनल फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शन जो है बन गए। अब पीस वाइज फंक्शन को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है, बल्कि इसको हम 5 पार्ट में अभी हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर दो अलग अलग बना लेंगे। तो हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पीस वाइज फंक्शन को हमने फिर डिवाइड किया
पीस वाइज फंक्शन। और पीस वाइज फंक्शन में कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन सबको पता है, ये मॉड एक्स वाला, मॉड एक्स इसी को तो बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। जरूरी नहीं कि मॉड एक्स हो, मॉड कुछ भी हो सकता है, मॉड 2x+3 हो, मॉड 2x+5 हो, कुछ भी हो सकता है। इसका एक और नाम है, वो और लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है ना, ये मॉड ऑफ कुछ x मत लिखो, क्योंकि x की जगह पे तो कुछ भी हो सकता है, तो इस तरीके से मॉडुलस लिख देते हैं केवल। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, नहीं तो आपको मॉडुलस फंक्शन मॉड x ही लगेगा, बाकी तो कुछ होता ही नहीं। फिर 2x+3 का मॉड हो, 5x+7 का मॉड हो, तो मॉडुलस फंक्शन का हम नाम सुन चुके हैं पिछली क्लास में। फिर आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन भी हम सुन चुके हैं, SGN(x), इसको किससे डिनोट करते हैं, SGN(x). ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं सिग्नम x। फिर एक और आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर इसको स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप अप फंक्शन। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इस तरह के बॉक्स ब्रैकेट से ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद होगा शायद, ग्रेटेस्ट इंटीजर कई बार कई जगह यूज भी हुआ है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद एक और नया नाम हो जाएगा लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में जैसे 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2.9 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो ले लेते हैं, तो लीस्ट वैल्यू ले लेते हैं, तो 2 आ जाएगा 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। लेकिन जब लीस्ट इंटीजर की बात होगी तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसका ब्रैकेट ऐसे हो जाता है, नीचे वाला पार्ट बस कट हो जाएगा। हाँ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, बिल्कुल सही है। जैसे अगर मैं 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखूंगा तो 2 आएगा, लेकिन 2.9 का अगर मैं लीस्ट इंटीजर लिखूंगा, ये नीचे का ब्रैकेट ऐसे, तो ये 3 हो जाएगा। तो बिल्कुल वही सेम प्रॉपर्टी है, बस रिवर्स हो जाएगी। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी तो सिर्फ हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो इनके बारे में हम फिर बात अभी करेंगे। आपकी ड्यूटी है अभी आप ये सोच समझ के बताएं कि आपको सिग्नम फंक्शन का आइडिया है कि नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि ये सारे हम फंक्शन 11th क्लास में कर चुके हैं, लेकिन अगर नहीं याद है तो फिर से हम कर सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये है लास्ट वाला फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पूरे चैप्टर्स में यही घूमेंगे, सिग्नम, ग्रेटेस्ट, लीस्ट, फ्रैक्शन, मॉडुलस, और कुछ है ही नहीं मेन। बाकी मोनोमियल, पॉलिनोमियल, रैशनल, ये सब तो इजी है, ये हमें पता है, यही सारे घूमने वाले हैं बार बार। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट से, करली ब्रैकेट ऑफ एक्स, ऐसे। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर बोलोगे तो ये हो जाएगा, लीस्ट इंटीजर एक्स बोलोगे तो ये। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को इस तरीके से डिनोट करता है। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया करली ब्रैकेट के अंदर। फ्रैक्शनल पार्ट का एक रिलेशन भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इन दोनों में रिलेशन होता है, एक्स में अगर इंटीजर पार्ट आप हटा देते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट हमको मिल जाता है, ये हमने पिछली क्लासेस में सीखा हुआ था। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो वैल्यू है, जैसे आपको याद होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो बताएगा फ्रैक्शन कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं। आप शुरू से फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को भूल जाते हैं, हम सिर्फ फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रैक्शन की रेंज कहाँ से कहाँ तक डिसाइड है, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है फ्रैक्शन। क्या फ्रैक्शन की वैल्यू 2 पॉसिबल है, क्या 3 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है क्या। फ्रैक्शन मतलब 1/2, 1/3, 1/4, 1/100, 1/1000, 1/लाख, करोड़, कुछ भी ले लो यार, फ्रैक्शन तो पता है ना 1 कुछ होगा। तो फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो डिसाइडेड है बिल्कुल, कि वो उसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के मिड में ही लाई करेगी। कई बार ऐसा होगा, कई सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर होंगे जिनका
जिनका फ्रैक्शनल पार्ट जीरो हो जाएगा। जैसे मान लो टू किसी ने कह दिया, अब टू का फ्रैक्शन क्या है, तो टू में कुछ फ्रैक्शन है ही नहीं, वो तो पूरा इंटीजर है, तो उसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो आपको ये भी याद रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि इसकी जो रेंज है वो डिसाइडेड है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के मिड में ही हमेशा रहने वाली है। फ्रैक्शनल पार्ट की जो रेंज है वो 0 से 1 के मिड में ही रहने वाली है। कई बार फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हमको आइडिया होना चाहिए जिनके बारे में। अब इसमें कोई प्रॉब्लम अभी भी आ रही है तो बताएं आप। सिग्नम फंक्शन के बारे में भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। सिग्नम वैसे अभी इसके बारे में आगे बात कर लेंगे अगर भूल गए हैं। सिग्नम फंक्शन का फॉर्मूला होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स, जब x नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो और ये x इक्वल टू ज़ीरो पे ये ज़ीरो देता है, ठीक है। और इससे तीन वैल्यूज मिलती हैं, एक x ग्रेटर देन ज़ीरो पर 1 मिलती है, लेस देन ज़ीरो पर -1 मिलती है, और इक्वल टू ज़ीरो पर x इक्वल टू ज़ीरो पर ज़ीरो मिलती है, ठीक है। यानी इसकी भी रेंज डिसाइड है। सिग्नम फंक्शन की रेंज क्या हो सकती है, -1, 1 और 0, सिर्फ यही तीन हो सकते हैं, बाकी इनकी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती है। सिग्नम फंक्शन की वैल्यू या तो -1 होगी, या तो 1 होगी, या तो 0 होगी। ये इसका फॉर्मूला होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, और 0 होता है जब एक्स इक्वल टू 0। अगर आपको ग्राफ याद हो तो कुछ इस टाइप का ग्राफ हमने किया हुआ था। 0 पे तो ये 0 देता था, और 0 से बड़े के लिए इधर की तरफ एरो हो जाता था, और 0 से छोटे के लिए, और यहाँ पर जो है वो ओपन इंटरवल, और यहाँ पर 0 से आगे 0 से कम के लिए इधर आ जाते थे। तो ये बन जाता था सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर लीस्ट इंटीजर के बारे में भी पता होगा, फ्रैक्शनल का भी ग्राफ। अभी हम इनके बारे में बात कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। मैं भी एक बार याद दिला दूंगा इनके बारे में, सभी के बारे में। अभी तो आपको सिर्फ ये देखना था कि भाई फंक्शन क्या होता है, और फंक्शन के पार्ट्स क्या क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन क्या है। जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो तो अभी हमारे सिलेबस में है ही है, 1, 1, ऑन टू, इन टू, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव इंजेक्टिव ये जितने भी हैं उन्हीं के नाम है। तो ये सारे तो है ही हैं। ये मेन जो है जो हम पूरी मैथ्स में करने वाले हैं वो ये है, मोनोमियल, पॉलिनोमियल, रैशनल, इरेशनल और पीस वाइज। और ट्रांसीडेंटल फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर फिर हमको याद रखना है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, वो जीरो भी नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अपनी मेमोरी में फीड कर लें। और फिर जो पीस वाइज फंक्शन है उसको भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया। मॉडुलस फंक्शन, जो मॉड एक्स मॉड 2x प्लस 3, एब्सोल्यूट फंक्शन। उसके बाद सिग्नम फंक्शन, एस जी एन एक्स बोलते हैं, मॉड एक्स अपॉन एक्स या एक्स अपॉन मॉड एक्स, 1, -1 और 0 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में इसकी रेंज डिसाइड है, 0 से 1 के मिड में ही ये लाई करता है। इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या 1 से कम हो सकती है, 1 हो गई तो वो इंटीजर बन गया। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब कई बार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन में जो है वो जैसे हमें वैल्यूज दिए हैं तो हम तो चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है। कई बार ग्राफ दिए होते हैं, तो ग्राफ से हम कैसे चेक करेंगे कि, ग्राफ देख के हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि ये फंक्शन जो है वो, ये जो दिया हुआ है रिलेशन है कि ये फंक्शन है, कैसे हम चेक करेंगे। तो फंक्शन का आइडिया ग्राफ से कैसे होगा वो लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग अपनी। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक नोट हो गया सबका। तो लिख लेते हैं हेडिंग, हाउ टू चेक how to check function using graph. How to check function if graph is given, ऐसे लिख लेते हैं।
जब हमें ग्राफ गिवन होगा तो फिर हम फंक्शन कैसे चेक करेंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब देखो कैसे चेक करेंगे, हमें कोई भी ग्राफ गिवन होगा तो हम कैसे चेक करके बताएंगे कि भाई ये जो है वो फंक्शन है कि नहीं। तो उसके लिए हमने लिखा है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है कि हम कोई एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन का मतलब कौन सी लाइन होगी, कोई ऐसी लाइन जो पैरेलल होगी वाई एक्सिस के या परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस की। यही लाइन तो होती है वर्टिकल लाइन। अगर आपको याद हो तो ये लाइन है वर्टिकल लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सारी की सारी लाइन कौन सी होंगी, वर्टिकल लाइन। ये वाई एक्सिस की या तो पैरेलल होंगी या एक्स एक्सिस के हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो कोई ग्राफ हमको गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, और देखेंगे कि उस ग्राफ को या उस कर्व को उसने केवल एक ही पॉइंट पे अगर कट किया है, अगर उसने एक ही पॉइंट पे कट किया है तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन है। और अगर एक से ज़्यादा जगह पे कट किया है तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और फिर आप इसको चेक करके बताएंगे, या देख लेते हैं हम क्या है। जैसे ये हमें ग्राफ गिवन है, सपोज करिए हमको ये ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ऑफ पैरेलल लाइन या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, और ये वर्टिकल लाइन x को किसी एक ही इस फंक्शन को या इस ग्राफ को, जैसे मान लिया x की वैल्यू यहाँ पर हमने a ले लिया, तो x की वैल्यू a लेने के बाद यहाँ पर y की एक ही वैल्यू तो मिलेगी, कुछ भी वैल्यू मान लिया b मिल गई। फिर हमने दूसरी पैरेलल लाइन एक ड्रॉ की वर्टिकल लाइन, ये b हो गई, या सी मान लेते हैं, सी मिल गई, तो ये जो है y की कुछ और वैल्यू देगा d। यानी अगर x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू मिल रही, तो यही तो हमने डेफिनेशन भी यही पढ़ी थी कि x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। एक ही जगह पे कट कर रहा तो एक ही वैल्यू मिलेगी। अगर कोई कोई अगर हमारे पास इस टाइप से ग्राफ दिया हुआ है और उसको अगर हमने देखा तो वो दो जगह कट कर रहा है या तीन जगह कट कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है, ये हमारे पास एक दिया हुआ है, ये हमने यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, अब ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, तो x की वैल्यू a पे ये y की वैल्यू b भी दे रहा है, और इधर ये y की वैल्यू माइनस b भी दे रहा है। तो क्या ये फंक्शन होगा क्या, x की एक वैल्यू पे y की दो वैल्यू मिल रही है, चाहे आप जहाँ पर, तो ये क्या फंक्शन होने वाला है। यहाँ पर देखेंगे आप, कहीं पर भी आगे देखेंगे तो यहाँ पर तो वही है, ये सेम, कुछ ऐसा अलग नहीं हुआ है इसमें, वो सेम वही है। ठीक है, तो x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू देगा। अगर कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और वो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करती है, तो इसका मतलब वो एक फंक्शन है, नहीं तो वो फंक्शन नहीं है। ये लिख लेते हैं यहाँ पर, इफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, if any line parallel to y axis would meet the curve at only one point, अगर एक ही जगह पे कट कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू मिल रही है। दैट मीन्स each element of a, that means each element of a would have
only one image. Then फिगर 1, इसका नाम रख लेते हैं फिगर 1 और इसका नाम हो जाएगा फिगर 2. देन फिगर 1 इज अ फंक्शन. अब बात समझ में आ गई ये क्या लिखा हुआ है. हम क्या करेंगे, कोई एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे. ध्यान रखेंगे कि पैरेलल टू वाई एक्सिस ही बोला जा रहा है, क्योंकि अभी आगे हम पढ़ेंगे कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो कोई नई चीज़ बन जाएगी. तो अभी आपको ध्यान रखना है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस ही ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं, पैरेलल टू वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है, ये एक्स एक्सिस है हमारा, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है ये. तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पर क्या है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस ही हम ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है. अगर ये दो या दो से ज़्यादा जगह पे काटती है तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं होगा. इन फिगर सेकेंड the vertical line meet the curve at 2 points, then figure 2 is not a function. क्लियर. दो हो, दो से ज़्यादा हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमको ये चेक करना आना चाहिए कि अगर हमें कोई क्वेश्चन मिल जाए तो हम कैसे चेक करके बताएंगे कि ये जो है वो फंक्शन है कि नहीं है. जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप इसमें चेक करके बताएं कि इसमें से कौन सा है जो ये फंक्शन नहीं है, या कौन सा फंक्शन है कोई भी एक. विच इज अ फंक्शन. और ग्राफ गिवन है हमारे पास कई सारे. ए है, ए में कुछ इस टाइप का गिवन है ये. बी में ये पैराबोला गिवन है. अभी तो खैर पैराबोला की बात हो चुकी है हमारी. सी में ये एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप से गिवन है y इक्वल टू एक्स वाली. और डी में ये गिवन. तो आपको बताना है इनमें से कौन से फंक्शन. तो आंसर हो जाएगा इसका सी और डी जो है वो बिल्कुल सही है. सी और डी जो है वो फंक्शन होंगे. ए में अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, दो जगह कट कर रहा है. पैराबोला में भी, बी में भी दो जगह. सी में हमेशा एक जगह पे कट करेगा. और डी में भी वर्टिकल लाइन जो है वो एक ही जगह पे कट करेगी. इसका मतलब फिर ये क्या बन जाएगा हमारा फंक्शन. तो अब हमें आइडिया हो गया होगा कि फंक्शन कैसे हम चेक करते हैं ग्राफ की मदद से. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है. यहाँ तक किसी कोई डाउट है? अब चलिए, जैसे मान लीजिए कि हमें डोमेन निकालना है, तो डोमेन के बारे में भी जैसे हमने पढ़ा, तो डोमेन के कुछ रूल्स होते हैं, वो लिख लेते हैं. कैसे हम डोमेन और रेंज जब निकालेंगे तो सेम मेथड है, जो डोमेन का रूल है वही रेंज का भी बन जाता है. तो रूल्स लिख लेते हैं कुछ, कि अगर हमें डोमेन फाइंड आउट करने होंगे तो हम क्या क्या रूल्स फॉलो करेंगे.
रूल्स फॉर द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। अगर कोई फंक्शन हमको गिवन है तो उसके डोमेन फाइंड आउट करने का क्या क्या रूल हो सकता है। ठीक है, डोमेन तो हमें पता चली गया कि एक्स की सारी रियल वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो अगर कोई एक फंक्शन गिवन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार ऐसा होगा कि दो टर्म ऐड होंगे, हो सकता है तीन तीन टर्म ऐड हो, तो फिर वो तीन टर्म ऐड है तो उनका कैसे हम डोमेन निकालेंगे, चार टर्म ऐड है तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे पहला रूल यहाँ पर हम लिख लेते हैं, फर्स्ट जो है वो क्या है कि जैसे मान लिया कि दो फंक्शन हमारे पास है, तो हमें उनका अगर निकालना है डोमेन ऑफ, कोई फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन जी एक्स है, या हो सकता है एच एक्स हो, कुछ भी हो सकते हैं। इनका अगर हमें डोमेन निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डोमेन ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, अलग अलग निकाल देंगे, डोमेन ऑफ एफ एक्स निकालेंगे और फिर उसका इंटरसेक्शन करेंगे डोमेन ऑफ जी एक्स से। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ एक्स निकालेंगे और डोमेन ऑफ जी एक्स निकालेंगे अलग अलग, और फिर उनका इंटरसेक्शन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि उनका यूनियन नहीं करना है हमको, उनका इंटरसेक्शन करना है। उनमें से जो कॉमन होगा वही इसका कॉमन डोमेन हो जाएगा जब फंक्शन प्लस में दिया होगा। अब ये दो फंक्शन के लिए भी हो रहा है, तीन चार पाँच जितने भी फंक्शन ऐड होंगे सभी में यही कहानी फॉलो होगी। जितने भी फंक्शन है सबका अलग अलग डोमेन निकालो और फिर उनका इंटरसेक्शन निकाल दो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद अगर मान लिया कि फंक्शन में एफ एक्स हो, या चलो यहीं पर इसी को और थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ अगर माइनस हो तो भी यही करना है, डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन। ये नहीं कि हम माइनस पे माइनस करने लगे डोमेन निकाल के, प्लस पे प्लस करते रहें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मल्टीप्लाई के लिए होगा तो भी यही काम करना है। चलो इसको अलग लिख देता हूँ, डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटू अगर जी एक्स दिया है तो भी हमें कुछ नया काम नहीं करना है, हमें डोमेन ऑफ एफ एक्स निकालना है और इंटरसेक्शन कर देना है डोमेन ऑफ जी एक्स से। तो ये भी वही चीज़ होगी, कुछ नया नहीं है, डोमेन ऑफ जी एक्स। अच्छा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन है वही चीज़, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जब डोमेन ऑफ हमें एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम डोमेन ऑफ एफ एक्स तो निकालेंगे, डोमेन ऑफ एफ एक्स निकालेंगे और उसका इंटरसेक्शन कर देंगे डोमेन ऑफ जी एक्स से। तो ये तो वही सेम हो गया, फिर अलग क्या रहा यहाँ पर, ये दोनों तो हो गए, डोमेन ऑफ एफ एक्स हो गया, डोमेन ऑफ जी एक्स हो गया, लेकिन उसके साथ इंटरसेक्शन ये भी करना पड़ेगा कि वो सारे x की वैल्यूज़ जो जहाँ पर जी एक्स की वैल्यू ज़ीरो है उसका भी इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है जी एक्स जो है वो ज़ीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मैंने बताया भी है कि आप अपनी आदत बना ले, जब भी कभी कोई रैशनल फंक्शन देखें, जैसे मान लिया हमने क्वेश्चन देखा y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, तो हम सीधे यहाँ पर चाहे वो हमसे पूछे या ना पूछे हम सीधे लिख देते हैं कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, वन नहीं होनी चाहिए। y इक्वल टू हमने वन बाई एक्स देखा तो हम अपनी आदत बना ले कि x क्या नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, इस बात की हम अपनी श्योरिटी ज़रूर रखें। ठीक है, अभी जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम वो वाले पॉइंट को भी हटा देंगे, क्योंकि या उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे या उसको नेग्लेक्ट कर देंगे कि भाई अगर वो मिड में आ रहा है, जैसे हमारे आंसर का पार्ट आ रहा है, जैसे किसी का आंसर आ रहा है वन से लेके फोर तक, एक्स बिलोंग्स टू वन टू फोर, ठीक है, ओपन इंटरवल में, तो थ्री लाई कर रहा है, तो अगर थ्री पे वो ज़ीरो हो रहा है डिनोमिनेटर, तो हम या तो करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे कि भाई ज़ीरो हटाना पड़ेगा, तो एक्सक्लूडेड करके जैसे हम करते हैं ना सेट्स में कि माइनस कर देते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे x इक्वल टू थ्री, मतलब वो थ्री जो है वो हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइड में ये रूल हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे अगर मान लीजिए हमें कभी भी डोमेन अंडर रूट का निकालना पड़ेगा, कोई अंडर रूट फंक्शन है एफ एक्स हो जी एक्स हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें डोमेन ऑफ एफ एक्स तो निकालना ही निकालना है, डोमेन ऑफ एफ एक्स,
लेकिन शुरुआत क्या होगी, इसका इंटरसेक्शन जो है वो हमें हमेशा किसका ध्यान रखना है कि जो फंक्शन अंदर है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। क्यों हमने किया ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो? क्योंकि अगर आप सिर्फ एफ एक्स का डोमेन लिख के रख देंगे तो आपने तो फिर अंडर रूट का ध्यान ही नहीं दिया। अंडर रूट की एक स्पेशल कैटेगरी है कि अंडर रूट जो है वो तो या तो ज़ीरो का निकलेगा या तो पॉजिटिव क्वांटिटी का निकलेगा, या तो ज़ीरो का अंडर रूट निकल सकता है या तो पॉजिटिव क्वांटिटी का, तो वो चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमको मिला कि फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, फाइंड डोमेन, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल भी यहाँ समझ लेते हैं, और ये हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हम इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? तो हमें कोशिश ये होगी कि भाई जो अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन दिखे उसको तुरंत आप ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो कर लें, और उसके बाद आपको पता ही है क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लिया, 3x 2x और प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, x कॉमन लिया x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा आंसर आ गया x माइनस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, 3 2 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस प्लस। अब हमें पॉजिटिव देखना है तो पॉजिटिव किसके किसके बीच में होगा, यहाँ पर पॉजिटिव है और या तो 3 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव है। तो x बिलोंग्स टू क्या आंसर हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 2 और क्लोज्ड में यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। याद होगा ये सबको, नंबर लाइन का रूल जो है हमने पढ़ा हुआ है, मेथड ऑफ इंटरवल बोलते हैं ना इसको। तो डोमेन का मतलब ही यही है कि x की रियल वैल्यूज हमको देखनी है। तो अगर हम x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में रखेंगे या 3 से इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो ही अंडर रूट की वैल्यू पॉसिबल है निकलना, तो यही इसका डोमेन हो जाएगा। तो अगर हमसे कहा जाए कि भाई इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन का मतलब ही यही है कि x की वैल्यूज, तो x कहाँ कहाँ पर डिफाइंड है, वो सारी रियल वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड। तो अंडर रूट का कोई भी क्वेश्चन हम देखते ही क्या कर देंगे, उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, और उसके बाद जो x की वैल्यूज आएंगी वो हमारा डोमेन हो जाएगा। क्लियर? फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस जेई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम अगले टर्म पे इस पे बेस क्वेश्चन करने वाले हैं, करेंगे मतलब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कभी हमारे पास अंडर रूट का केस आएगा हमें अंडर रूट वाले टर्म को ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो करना है। अच्छा, अब मान लिया अगर हमारे पास अंडर रूट तो आया लेकिन डोमेन ऑफ 1/√f एफ एक्स आया, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस रहेगा सर, क्या डिफरेंस हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं? हाँ, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा x करली ब्रैकेट में एफ एक्स सिर्फ ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा, इक्वल टू ज़ीरो नहीं आएगा। यानी जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा कि भाई अंडर रूट का केस तो है लेकिन अपॉन में है, जैसे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू हमें गिवन है 1/√x² माइनस 5x प्लस 6, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अब हमें x² माइनस 5x प्लस 6 को ग्रेटर देन ज़ीरो करना है, इक्वल टू ज़ीरो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, ग्रेटर देन ज़ीरो ही सिर्फ हमें करना है। और जैसे ही हमने ग्रेटर देन ज़ीरो कर दिया यहाँ पे x² माइनस 5x प्लस 6 को ग्रेटर देन ज़ीरो, और उसके बाद जब नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया तो ये नंबर लाइन ऊपर बनी हुई है, सेम बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन ही है। तो क्या आंसर हो जाएगा, x बिलोंग्स टू जो क्लोज्ड इंटरवल है वो ओपन में चेंज हो जाएगा, यूनियन 3 टू प्लस इन्फिनिटी, ये आंसर हो जाएगा और ये डोमेन हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई कि अगर अंडर रूट का केस होगा तो हम ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, अगर 1/√अंडर रूट का केस आया तो सिर्फ ग्रेटर देन ज़ीरो ही करना है, और वही सारे नंबर्स हमको लेने हैं, बाकी कोई भी नंबर नहीं लेना है हमको। तो चलिए मैं एक पूछ रहा हूँ, इसका डोमेन आप बताइए क्या होगा। फाइंड डोमेन एफ एक्स इक्वल टू
एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका डोमेन बताना है क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन था, बस अंडर रूट का केस है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया। इसको फैक्टराइज किया तो 2 1 जा 2 और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये हो गया x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, और x माइनस 2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी कि हमें दो नंबर मिल गए, एक 1 मिल गया और एक 2 मिल गया, और क्लोज्ड मिले हैं दोनों। तो ये हो गया 2, यहाँ हो गया 1, तो आंसर हो गया प्लस माइनस, और ये प्लस हो गया तो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो माइनस इन्फिनिटी टू 1, और 1 पे जो है वो ओपन इंटरवल नहीं आएगा, क्लोज्ड हो गया, क्योंकि ब्रैकेट हमारा ऐसे ही है, यूनियन टू प्लस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ही लगता है, तो इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन अच्छा और लिख लो, ये एफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसका बता दो बस। इसका डोमेन क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, r माइनस 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 0 पे तो डिफाइंड नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज हो सकती हैं। x बिलोंग्स टू r माइनस, और करली ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 0, बस यही आंसर होगा। तो यही है छोटे छोटे से क्वेश्चन, अगले टर्म पे हम कुछ और बातें करेंगे। फिर आज इतना ही करते हैं, आप जो है पहले इतना जो है वो तैयार करें, ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। ओके।